अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस छोटे से क्लिप में मैं आप लोगों के साथ फैक्टर्स डिस्कस करूंगा। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट करते हुए एक कंपनी जो फैक्टर्स को देखेगी वो फैक्टर्स हम ज़रा डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। कंपनीज़ नीड फाइनेंस टू इन्वेस्ट। कंपनीज़ को फाइनेंस की ज़रूरत होती है ताकि वो लोगों से फ़ंड्स ऑब्टेन कर और उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर सकें। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फॉर अ कंपनी। कंपनी के पास बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होती हैं। अच्छा, जो दो मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जिससे आपका पहले भी पाला पड़ा होगा और आगे भी पड़ेगा, वो है आपके पास मेजरली डेट एंड इक्विटी। अच्छा, डेट की भी मज़ीद किस्में होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिस्कस कर सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, इस तरह के अलग अलग शेयर्स भी होते हैं। तो बहरहाल कंपनी जब कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑब्टेन करती है तो वो कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करती है और उन फैक्टर्स को आपने मेमोराइज़ करना है, आपकी पेपर में रिड्यूस करने के लिए आ सकता है। पहला फैक्टर क्या है? अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी कि कितने फ़ंड्स की ज़रूरत है। एक्सेस टू लॉन्ग टर्म बैंक लेंडिंग में बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट बैंक्स आर विलिंग टू टेक। देखो, ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपको जो अमाउंट चाहिए, जो अमाउंट रिक्वायर्ड है, वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है और वो अमाउंट आप किसी बैंक से, XYZ बैंक से लेने जा सकते हो। ठीक है ना? और ये एक फैक्टर होगा जो आप कंसिडर करोगे जब आप सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑब्टेन कर रहे होगे, यानी कि कितने मुझे पैसे की ज़रूरत है, कितने पैसे चाहिए। अच्छा, ये साथ में लिखते हैं एक्सेस टू लॉन्ग टर्म बैंक लेंडिंग में बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट बैंक्स आर विलिंग टू टेक। समटाइम्स क्या होता है कि आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला जी मुझे उधार चाहिए और मुझे उधार जो है ना वो 10 सालों के लिए चाहिए। हो सकता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हुए या कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए एक बैंक ऐसा उधार देने से या इतना लॉन्ग टर्म उधार देने से आपको मना कर दे। और अगर वो मना कर देगा तो ज़ाहिर है आपको किसी और बैंक जाना पड़ेगा या शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए जाना पड़ेगा या इक्विटी शेयर्स इशू के लिए जाना पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर है जो आप कंसिडर करते हो जब आप फाइनेंस ऑब्टेन कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ है कॉस्ट, ऑनगोइंग सर्विसिंग कॉस्ट एंड इनिशियल अरेंजमेंट कॉस्ट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। ऑनगोइंग सर्विसिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने अगर कहीं से फ़ंड्स ऑब्टेन करे, आपने कहीं से पैसे लिए, किसी एक पर्टिकुलर बैंक से, ए बैंक से पैसे लिए, आपके पास बी बैंक का भी ऑप्शन था। ए बैंक ने बोला है हम आपसे साल का 10% लेंगे इंटरेस्ट और बी बैंक ने बोला है हम 9% इंटरेस्ट लेंगे। तो जाहिर सी बात है इस बुनियाद पर मैं बी बैंक को प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि उसकी जो एनुअल सर्विसिंग कॉस्ट है वो कम है। सर्विसिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि डेट लेने के बाद एनुअली जो आपको ख़र्चा इनकर करना पड़ेगा। इसी तरह की सोच इक्विटी के लिए भी हो सकती है। इक्विटी के अगेंस्ट आपको क्या देना पड़ता है? आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके शेयर्स में एक कैपिटल गेन आएगा या आप उनको डिविडेंड पे करोगे। तो अगेन डिविडेंड का पे करना या शेयर्स में कैपिटल गेन का होना, ये उनका एक रिटर्न होता है। अब वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको उनको रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो शेयर्स बेचकर और आपकी कंपनी के शेयर प्राइसेस को, आपकी कंपनी की शेयर प्राइसेस गिर सकती हैं, आपको नुकसान हो सकता है। तो दूसरा जो फैक्टर हम कंसिडर करते हैं कि भाई हमें फाइनेंसिंग की किस तरह से कॉस्ट पे करनी है एंड इनिशियल अरेंजमेंट कॉस्ट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। इनिशियल अरेंजमेंट कॉस्ट क्या होती है? मिसाल के तौर पर जब आप इक्विटी शेयर्स इशू करने जाते हो ना पब्लिक को, और पब्लिक एट लार्ज करते हो या पहली बार इशू कर रहे होते हो, तो बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने अखबार में नोटिस देना है, ऐड देना है, प्रोस्पेक्टस इशू करवाना है, कंपनी की डिटेल्स जो है वो सबमिट करवानी है, सो ऑन सो फॉर्थ। बहुत सारे हज़ार मसले हो सकते हैं। ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों की कोई ना कोई पर्टिकुलर कॉस्ट होगी। इसी तरह से डेट की भी कभी कभी इनिशियल अरेंजमेंट कॉस्ट होती है। जब आप बैंक के पास जाते हो फ़ंड्स ऑब्टेन करने के लिए तो आपसे इनिशियल कुछ चार्जेस ले सकता है, इनिशियल चार्जेस ले सकता है और ये लोन के अमाउंट के अलग हो सकता है
या वो कह सकता है कि भाई आप हमसे 1 लाख रुपए का लोन लोगे तो हम 1% इनिशियल चार्जेस लेंगे, यानी कि आप 1 लाख पर 1000 रुपये तो हमें ऐसे ही पे कर दोगे और उसके बाद फिर 10% के हिसाब से आपको लोन पर इंटरेस्ट देना होगा, या कोई भी और कंडीशन हो सकती है। तो जब मैं ज़ाहिर है कहीं पे पैसे लेने जाऊंगा, मुख्तलिफ बैंक्स पर जाऊंगा या मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फाइनेंस ऑब्टेन करने जाऊंगा, तो मैं इस कॉस्ट के फैक्टर को भी कंसिडर करूंगा। फिर ड्यूरेशन, वेदर फंड्स आर नीडेड फॉर अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म, क्या मुझे पैसे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, कुछ अरसे के लिए चाहिए, या क्या मुझे पैसे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पैसे चाहिए 10 दिनों के लिए, तो जाहिर है मैं बैंक को ये बोल दूंगा कि यार मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दो, है ना, या मुझे 3 दिनों के लिए पैसे चाहिए, तो मैं कंपनी के न्यू शेयर्स इशू नहीं कर दूंगा। न्यू शेयर्स इशू करने का मतलब ये है कि वो फ्लोट हो जाएंगे मार्केट पे और हमेशा के लिए वो शेयर्स जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, अनलेस कि मैं उनको बाई बैक करता हूँ। तो अगर कुछ टाइम के लिए पैसा चाहिए तो जनरली ओवरड्राफ्ट प्रेफर्ड है, कोई करंट लायबिलिटी ऑब्टेन करोगे। अगर आपको लोन 5 साल, 10 साल, 15 साल की टर्म के लिए चाहिए तो आप जो है वो दूसरे बैंक्स के पास जाओगे जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर आपको कंसिडर करना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, डेट्स रिक्वायर फिक्स्ड पेमेंट एवरी ईयर रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट लेवल। अब मिसाल है कि आप जो है ना वो ये चाहते हो कि भाई आपके पास जो है ना वो देखिए डेट और इक्विटी दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना। डेट में क्या होता है कि आपको हर साल जो है ना वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे आप कमा रहे हो चाहे आप नहीं कमा रहे हो, आपने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा, इक्विटी में क्या होता है कि जब प्रॉफिट्स कम होते हैं ना तो इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देना कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा आप कर सकते हो कि आप उनको डिविडेंड पे ही ना करो। तो अगेन अब आप एक ऐसी कंपनी हो जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है, यानी कि कंपनी को ये पता है कि यार हम हर साल इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी हम ग्रोथ फेज़ में हैं और पहली बार हम 5 या 10 या 15 साल बाद इंटरेस्ट दे पाएंगे, तो शायद ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप इक्विटी फाइनेंस की तरफ जाओ और आप जो है वो 5-10 साल तक डिविडेंड ना पे करो, क्योंकि अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपको तो फिर हर साल इंटरेस्ट लाजमी तौर पर पे करना ही करना पड़ेगा। तो अगेन ये एक और फैक्टर है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर रीपेमेंट, वेदर द फंड्स नीड टू बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स और एट द एंड ऑफ बोरोइंग टर्म। लेट्स से आपको 10 मिलियन का लोन चाहिए और 10 मिलियन के लोन से, या 100 मिलियन का लोन चाहिए, 100 मिलियन के लोन से जो है ना आपने एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवानी है और वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 साल तक चलती रहेगी। उसके बाद 6ठे साल से 6th ईयर से उसकी जो बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स होंगे वो सेल आउट होंगे और 7वें साल से आपको पेमेंट आएगी। इसका मतलब आप 5 साल तक तो किसी भी बैंक से अगर उधार लेते हो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए तो उसको आप पेमेंट या रीपेमेंट नहीं कर सकोगे। इस केस में आप ये चाहोगे कि आप कोई ऐसे लोन के लिए जाओ जिसमें मुझे अमाउंट जो रीपे करना हो ना वो बोरोइंग टर्म के एंड में करना हो, जब लौटाना है तब करना हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जो ये नंबर 1 में ही स्टार्ट हो जाएगा और हर साल आपको कुछ कुछ थोड़ा बहुत कमा कर देगा, तो शायद आप ये प्रेफर करोगे कि मैं रीपेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में करता रहूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जैसे जैसे आप रीपेमेंट्स करते हो आपका लोन का जो अमाउंट होता है वो कम होता रहता है और फिर अगले साल का जो इंटरेस्ट है, क्योंकि लोन का अमाउंट कम होता है तो इंटरेस्ट भी मोस्ट लाइकली कम चार्ज हो सकता है। तो ये भी आप कंसिडर करोगे। Impact on financial statements, unfavorable look may cause problems to the company such as depressed share prices। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो बैलेंस शीट है उस पर इतना ज़्यादा डेट और लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ रही हों कि वो एक अनफेवरेबल सी कंडीशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहे हों। आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक ऐसी कंडीशन शो कर रहा हो कि यार इस कंपनी के तो बहुत सारे उधार हैं और मार्केट में जो है ये अगर आवाज़ फैलेगी तो हो सकता है कि आपके शेयर्स जो है वो परचेज़ करने से लोग जो है वो घबराएंगे और उससे फर्दर नुकसान ये होगा कि शेयर प्राइसेस डिप्रेस होंगी। हाँ, लेकिन आपने पहले कभी भी लोन नहीं लिया, पहली बार लोन ले रहे हो या छोटे मोटे अमाउंट का लोन ले रहे हो जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट पे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, तो फिर शायद आप उस लोन के लिए जाओगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर करोगे जब आप अपने पास कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस से फ़ंड्स ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे होगे।